नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जिनका हिंदी साहित्य से लेकर के भोजपुरी तक बड़ा नाम है और दबदबा है, जिन्होंने हंस पत्रिका, वागार्थ और ऐसे देश की अनेक जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी खूब काम किया है। आपको अनेक प्रकार के साहित्यिक अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा आपका जो जीवन रहा है उसमें आपने बिहार के बक्सर से शुरुआत करी अपनी शिक्षा दीक्षा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में एमएलके पीजी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में आपने काम किया। एचओडी भी रहे। आपके अंडर में अनेक छात्र छात्राओं ने हिंदी पर शोध भी किया है और इसके साथ साथ आप ड्रामा में भी आपने बहुत विषयों पर, बहुत से आर्टिस्टों पर, बहुत से कलाकारों पर आपने शोध किया है। आइए चलिए बात करते हैं चंद्रेश्वर जी से। एक विषय और है चंद्रेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि जो वाम और दक्षिण ये दोनों एक साथ 1967 में रहे हैं? जब हम बात करते हैं अजय मुखर्जी की जो सरकार बनी थी बंगाल में, वहां पर सीपीआईएम, सीपीएम और उसके बाद में जनसंघ और बंगला कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक यही स्थिति 1969 में पंजाब में देखने को मिली थी, जहां पर अकाली दल, सीपीआई, सीपीआईएम और जनसंघ ने मिलकर सरकार बनाई थी। आखिर वहां पर ये एक हो सकते हैं, तो विचारधारा के नाम पे निचले स्तर पर इतना हिंसात्मक विरोध क्यों होता है? देखिए, एक बात है कि कार्ल मार्क्स की एक जो पंक्ति है बड़ी लोकप्रिय है कविता को लेकर के। जैसे वो कहता है ना कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है, यानी कविता क्या काम करती है तो मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आपसे शिव कुमार जी, कि जीवन में मैंने ये महसूस किया है कि प्रेम और आधुनिकता दोनों दो ऐसी बातें हैं जो आदमी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है। प्रेम भी और आधुनिकता भी, आप बदल जाते हैं। ये दोनों आपको बगावत का पाठ पढ़ाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं आधुनिक साहित्य पढ़ के आया था। तो अब आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है ना, जहाँ न तो आप प्रेम की बात कर सकते हैं न आधुनिकता की बात कर सकते हैं। मतलब परंपरा पर बात कीजिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आजकल परंपरा पर बात कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो महाकुंभ पर लेख भी लिख रहे हैं, आस्था पर लेख लिख रहे हैं। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने आस्था पर लिखा है, धार्मिक आस्था पर लिखा है, परंपराओं पर भी लिखा है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसी भी धारा रही है आधुनिक साहित्य में जहाँ लोगों ने तार्किकता की बात की है, नवीन दृष्टिकोण की बात की है, नवीन चिंतन की बात की है। तो आलोचना का हक तो होना चाहिए। बिना आलोचना के न तो परिवार में स्वस्थ माहौल बनेगा, न आपके आसपास बनेगा, न समाज में बनेगा। तो आलोचना की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे गुरु कहा करते थे, चंद्रभूषण तिवारी या शिव कुमार मिश्र, कि आलोचना एक बेहतर समाज के लिए होती है, एक बेहतर दुनिया के लिए होती है। बिना आलोचना के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बहुत पहले कबीर ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल हुआ सुभाए। आलोचना आपके मन को निर्मल बनाती है, आलोचना आपके मन को तार्किक बनाती है। देखिए, आपके देश में रविदास जैसा संत पैदा हुआ है जिसने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इससे बड़ा आधुनिक कौन होगा? उन्होंने कहा ना कि किसी नदी में स्नान करने मत जाइए, किसी संगम पर स्नान करने मत जाइए। आपका अगर मन चंगा है, मुक्त है, पवित्र है, तो आप पवित्र हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो हमारे देश में दोनों तरह की धाराओं का टकराव रहा है। कभी एक धारा प्रबल होती है तो कभी एक धारा, कभी आप ही के देश में कभी बुद्ध की धारा प्रबल हो गई थी, बाद में उसको ध्वस्त कर दिया गया, सनातन सामने आ गया, आज फिर सनातन की बात की जा रही है। तो ये सभ्यता के एक लंबे कालखंड में ऐसे टकराव चलते हैं कि कभी कोई धारा आगे जाती है, कभी कोई धारा आगे आ जाती है। अभी चंद्रेश्वर जी एक बड़ा मामला आ गया और वो मामला है अबू आजमी का।
अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक है महाराष्ट्र से, और उन्होंने एक बयान दे दिया, छावा फिल्म जो भी आई थी उसको लेके एक बयान दिया कि औरंगजेब सबसे अच्छा शासक था, और औरंगजेब के सिपहसालार जो थे वो काफी हिंदू थे, वो एक बहुत लिबरल था, बहुत अच्छा शासक था। इसको लेके विवाद अब बढ़ने लगा है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये विवाद में आ गए। क्या आपकी दृष्टि में औरंगजेब वास्तव में एक अच्छा शासक था? देखिए भाई, आपको मैं कुंभन दास का एक दोहा सुनाता हूँ। जैसे कुंभन दास शिव कुमार जी एक भक्त कवि हुए हैं, कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। मतलब जिसको अकबर ने कहा कि हमारे दरबार में आइए और मैं आपका संगीत सुनना चाहता हूँ, तो जा करके सीधे उनके मुंह पर उन्होंने विरोध किया कि यहाँ हमको नहीं आना चाहिए था। देखिए, सवाल औरंगजेब का नहीं है, सवाल है कि यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, एक सच्चाई है कि आपके देश में विदेशी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, अफगान आए, मंगोल आए, मुगल आए, तुर्क आए। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें बनाई, उनका बहुत कुछ हमारे देश में है। तो सवाल है कि आप इतिहास में जा करके किसने कितना जुल्म किया, किसने क्या अपराध किया, मैं ऐसा नहीं मानता। ये अबू आजमी का बयान विवादास्पद है कि बहुत अच्छा शासक था, बहुत सारे बुरे काम भी उसने किए, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। जजिया टैक्स लगा दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़ा। ये तो घटनाएं हैं। लेकिन जैसा कि हमारे एक लेखक विष्णु नागर कहते हैं, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, कि किसी भी जिंदा कौम को इतिहास में जाकर के प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, रिवेंज नहीं लेना चाहिए। मतलब उससे समाज टूटता है, बिखरता है। ये हकीकत है कि हमारे देश में विदेशी आए और उसमें से हम लोग पढ़ते हैं कि शक, हूण और कुषाण, इनकी कोई पहचान नहीं मिलती है जो प्राचीन काल में आए। इसी तरह से अंग्रेज आए तो चले गए, वो भी अलग से पहचाने नहीं जाते हैं। लेकिन मध्यकाल में जो मुसलमान आए, जो इस्लाम आया, तो इन लोगों की एक आइडेंटिटी अभी बनी हुई है, धार्मिक भी, खान पान भी, पहनावा भी। ये हकीकत है कि ये उस तरह से इनका ये विलीन नहीं हुआ, ये अलग से पहचाने जा सकते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि वो आए, उन्होंने अपने निशान छोड़े। तो आप इतिहास को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो घटनाएं हैं उस पर आप लीपापोती नहीं कर सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि वो घटनाएं हैं और उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बाबर ने मस्जिद बनाई, औरंगजेब ने बनाई, मथुरा में भी उसने तोड़ा, जगह जगह जहाँ भी मतलब आपके हीरो थे, महानायक थे, जिनके नाम पर टेम्पल बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, उन सब जगहों को तोड़ा। ये तो हकीकत है। कोई भी सत्ता आती है तो अपनी पहचान छोड़ती है। कैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया और प्रयागराज नाम चल भी पड़ा। जैसे मैंने ही नाम बदले जाने के विरोध में कविता लिखी, लेकिन जनता जो है वो कह रही है कि इलाहाबाद बाद का नाम है, प्रयागराज तो और पहले का है। उस पर गाना भी बन गया, फिल्म भी आ गई, ये प्रयागराज है। सिनेमा 2023 में लॉन्च हुआ है। वो आलोक कुमार का ही गाया हुआ है, जो बिहार का ही लड़का है, शायद खगड़िया का रहने वाला है। कि तो प्रयागराज नाम ही चल पड़ा। अब हम लोग लिखते थे पहले फैजाबाद रोड, अब अयोध्या रोड हो गया। तो कोई भी सत्ता आती है तो अपने मिशन को लागू करती है। लेकिन मेरा मानना है कि एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ कई धर्मों के, कई जातियों के, कई मजहबों के लोग रहते हैं, आपसी एकता और भाईचारा बनाए रखने के लिए इतिहास में जा कर के आप बदला लें, बदले की कार्रवाई करें, तो इससे देश कमज़ोर होगा, टूटेगा। ये ऐसा मेरा अपना दृष्टिकोण है और इससे किसी को मतभेद भी हो सकता है।
चंद्रेश्वर जी, अभी एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रज की होली अपने आप में अनोखी है। राधा रानी के वृंदावन में ब्रज की होली को लेकर संतों ने विरोध शुरू कर दिया है और संतों ने कहा है कि मुसलमानों को आने नहीं देंगे। फिलहाल आपको हम याद दिलाना चाहेंगे चंद्रेश्वर जी कि गुजरात में डांडिया को लेकर के, इंदौर में डांडिया को लेकर के, कुंभ में लेकर के ऐसे कई अवसर आए जब हिंदुओं ने कहा कि मुसलमानों का हमारे त्योहारों में क्या काम है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आखिर होली में मुसलमानों को प्रवेश देने के लिए समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार हमलावर हुई है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार और आरएसएस पे, इसको आप कैसे देखते हैं? जबकि इस्लाम में होली को मनाना अच्छा नहीं माना जाता है। एक रंग का टुकड़ा गिर जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। यहां तक कि कई दंगे भी इसी नाम पे हुए हैं कि रंग लगा दिया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए शिव कुमार जी, मेरा ये मानना है बहुत साफ साफ। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, प्राध्यापक भी रहा, साहित्य सृजन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि साहित्य जोड़ने का काम करता है, घटाव का काम राजनीति करती है। तो सीधी सी बात है ना कि अभी मैंने कहा ना कि केंद्र में और प्रदेश में जो सत्ता है जिन दलों की और जिनकी जो राजनीति है वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण की है। भाई मोदी, शाह और योगी भी चाहते हैं कि हमारे हिंदू वोट जो हैं वो पोलराइज हों, ध्रुवीकृत हों, गोलबंद हों। ये तो सत्ता पाने की अपनी अपनी राजनीति है। और रही बात साधु महात्माओं की, तो आजकल जितने कारपोरेट घराने हैं सब के सब सत्ता की इसी राजनीति से, इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये गठजोड़ है धर्म का, धर्म की दुनिया का, कारपोरेट की दुनिया का और जो दक्षिणपंथी इस तरह की राजनीति है, ये पूरा गठबंधन है इन लोगों का। तो संत महात्मा तो बोलेंगे कि हम वहाँ नहीं जाने देंगे, और जब ये बोलेंगे तो माइनॉरिटीज़ के लोग भी कहेंगे कि तब हम भी अपनी दुकान से परचेज करेंगे, हम भी अपने यहाँ किसी को नहीं आने देंगे। ये तो छुआछूत की बीमारी है ना। बड़ा प्रश्न ये भी है कि जैसे आपने देखा कि जो मुस्लिम पक्ष है, इस्लाम कहता है कि भाई होली में, आपने देखा होगा कि होली में अगर एक रंग का टुकड़ा गिर जाता है तो दंगे हो जाते हैं। अरे भाई आप वो छोड़ दीजिए, ये मेरे गांव की घटना है। मैंने जो भोजपुरी किताब लिखी है हमार गांव, उसमें हमने इसका उल्लेख किया है कि हमारे गांव में हमारे साथ का पढ़ा हुआ बचपन का एक मित्र था, अब मैं नाम नहीं लूँगा मीडिया के सामने। उसको मैं जब बलरामपुर में कॉलेज में पढ़ा रहा था और छुट्टियों में होली में घर गया हुआ था, तो हमने अपने बचपन के मित्र को, जो बाद के दिनों में नमाजी हो गया था और राजनीति का शिकार हो गया था, उसको हमने रंग लगाया तो नाराज हो गया। उसके चेहरे पे मैंने गुस्से का भाव देखा। हमने कहा कि आपने क्या कर दिया, आपने रोली क्यों लगा दिया, अबीर क्यों लगा दिया, रंग क्यों लगा दिया। तो इस तरह की राजनीति तो हो ही रही है ना भाई। आपके यहाँ अगर ओवैसी क्या है, ओवैसी कोई सेकुलर राजनीति कर रहे हैं क्या? वो भी कट्टरतावाद को बढ़ावा ही दे रहे हैं, दक्षिणपंथी राजनीति के ही हिस्सा हैं। ओवैसी भी बीजेपी के लिए खाद पानी का काम करते हैं, मेरा अपना मानना है। तो ये पूरी तरह से राजनीति का मामला है। और जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे शिव कुमार मिश्र की, चंद्रेश्वर, राजनीति में पवित्रता नहीं होती है, राजनीति में पवित्र गठबंधन नहीं होते हैं। राजनीति का मकसद है सत्ता पा लेना, जो सत्ता पा लेगा वही सफल है। आप जीवन भर राजनीति करते रहिए, आप एमएलए नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, मिनिस्टर नहीं बन पाए, तो लोग कहते हैं ना कि आप फेल्योर हो गए। तो ये सत्ता पाने की राजनीति है भाई। दक्षिणपंथी राजनीति को लगता है कि हम अपने धर्म के लोगों को गोलबंद कर सकते हैं। दूसरी ओर आजकल बहुत सारे ऐसे भी लेख लिखे जा रहे हैं कि भाई हिंदू समाज कब से एक होने लगा, इसमें तो 4 वर्ण हैं, कई जातियां हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं लोग। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक तरह का बीजेपी की पूरी दक्षिणपंथी राजनीति के पीछे, यहाँ साहित्य में बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि अपर कास्ट फिनोमिना है पूरा का पूरा।
सवर्ण राजनीति का ये एजेंडा है जो बीजेपी का है। तो लोग कन्विंस करने में लगे हुए हैं। अब कैसे महागठबंधन पीडीए की बात कर रहा है, अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो भाई जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो अपर कास्ट भी कहीं ना कहीं गोलबंद होगा। तो ये पूरा का पूरा जो दौर है ना वो जाति पर टिका हुआ है। कहीं सवर्ण गोलबंद हो रहे हैं, कहीं पिछड़ी जातियां गोलबंद हो रही हैं, कहीं दलित गोलबंद हो रहे हैं, कहीं दलित पिछड़े मिल भी जा रहे हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टियां जो पहले सिर्फ कार्ल मार्क्स की, लेनिन और माओ की बात करती थी, अब वो भगत सिंह की भी बात कर रही हैं, अब वो अम्बेडकर की भी बात कर रही हैं। आजकल भाकपा माले एक पार्टी है जो नारा दे रही है ना कि लाल सलाम और दूसरी ओर वो कह रही है कि जय भीम। तो पहले कम्युनिस्ट लोग कहते थे ना कि हम वर्ग की राजनीति करते हैं, क्लास पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आगे चल करके उनको पता चला कि भारत जैसे देश में क्लास को अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों ने कास्ट को ही क्लास मान लिया। आजकल कास्ट को ही क्लास मान लिया जाता है। जो दलित है वही सर्वहारा है, वही लोअर क्लास है। तो ये बड़ा गटमट और उथल पुथल का दौर है। और कहीं भी चाहे वो दक्षिणपंथी राजनीति हो या वाम राजनीति हो या सपा जैसी पार्टियां हो, राजद जैसी पार्टियां हो, आजकल विचारधारा हाशिए पर है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलते चलते चंद्रेश्वर जी, हम इस कार्यक्रम के समापन पे आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जो अपनी सबसे प्रिय कविता रही हो, सबसे प्रिय रचना रही हो, वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप उस रचना को सुनाएं। अब एक जो कविता स्मृति में है वही मैं आपको सुना दे रहा हूँ। जी जी। एक हमारी कविता है तुम्हारा डर। ये कविता हमको याद रहती है, और भी कुछ कविताएं हमको याद रहती हैं, लेकिन इसको मैं अभी फिलहाल आपके सामने रख रहा हूँ कि एक हाथी जितनी जगह छींकता है उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक हाथी जितनी जगह छींकता है उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक राजा की हवेली के नीचे जो दबी ढकी है पृथ्वी, उतनी पृथ्वी पर तो बसाई जा सकती है जरूरतमंद इंसानों की एक पूरी की पूरी बस्ती। तुम इतने बड़े क्यों बने, तुम इतने बड़े क्यों बने, तुम्हारा डर भी बनता गया बड़ा। तुम इतने बड़े क्यों बने कि तुम्हारा डर भी बनता गया बड़ा। छोटे आदमी का डर होता होगा निश्चय ही छोटा। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रख्यात साहित्यकार चंद्रेश्वर जी से, जिन्होंने भोजपुरी, अवधी और हिंदी पर अनेक कविताएं लिखी हैं। कविताएं ही नहीं बल्कि अनेक पुरस्कार से नवाजे भी गए। बड़ी बेबाकी से वामपंथ से लेकर के दक्षिण पंथ तक पे उन्होंने अपने विचार रखे। इसके अलावा जो समसामयिक मुद्दे, चाहे वो ब्रज में मुसलमानों के होली में प्रवेश की बात हो, कुंभ को लेकर बात हो, हिंदुत्व की बात हो, सभी पर एक साहित्यकार के रूप में बड़े ही निश्चल मन से अपनी बातों को रखा। आगे भी हम और किसी मेहमान से बातचीत करने के लिए फिर मिलेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।